नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए इस्मत चुगताई की लिखी कहानी जवानी। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। जब लोहे के चने चप चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़नी शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया उमड़ पड़ा। अल्हड़ चाल, नशे में गर्क, शबाब में मस्त, मगर उसके साथ साथ कुल पजामे इतने छोटे हो गए कि बालिस्त बालिस्त भर नेफा डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेहतरीन इलाज है कि कंधे जरा आगे ढलका कर जरा सा घुटनों में झोल दे दिया जाए। हाँ हाँ, जरा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल हैं कि काबू में ही नहीं, लटें फिसली पड़ती हैं, बाल बहे जाते हैं और मांग मांग तो गायब। अगर माँ 8वीं रोज कड़वा तेल छोड़कर मेढ़ियाँ ने बांधी तो जिंदगी अजीरन हो जाए। गो मुँह लिए कंगूरों के तबाक की तरह मुंडा मुंडा लगने लगता है, पर बालों से तो जान छूट जाती है। जैसे किसी ने सर घोंट के बालों के बवाल से निजात दिला दी। न जाने ये मेमे फूले फूले बाल गर्दन पर छोड़ के कैसे जीती हैं। और पाँव पाँव तो जैसे फावड़ा, क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो सिल बराबर हो जाएगा। अंगूठा जैसे कछुए का सर। और भी थी बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जन्नों को सताती। आईने में नाक देख के तो बस कै आने लगती। ये डबल निगोड़ा जैसा खूंटा। सज्जों की शादी हुई तो ये बड़ी सी नथुनी पहनी थी उसने। क्या प्यारी सी नाक है, गुड़िया जैसी। और जन्नों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाएगी जब उसकी शादी होगी तो। बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर सब राती भैया आ गए। कैसे गौर से उसका मुंह तक रहे थे। भला इन्होंने काहे को ऐसी नाक कहीं देखी होगी। जन्नों ने जल्दी से कुछ पोंछने के बहाने नाक ओढ़नी से छुपा ली। सबराती भैया झेप गए, समझे होंगे बिगड़ जाएगी। ऐ काश वो सुलोचना होती या माधुरी का कज्जन ही सही, अल्लाह मियाँ का उसमें क्या जाता। कुछ टोटा तो आ न जाता उसके खजाने में। अगर जरा वो गोरी ही होती और कामचोर कारीगर जरा ध्यान से उसे ढंग का बनाते तो क्या हाथ सड़ जाते उनके। वो आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को झटाझट इंसानी पैकर गढ़ते देखती। काश वो गढ़ी जा रही थी तो फरिश्ता की बगल में फोड़ा न निकला होता। बापू के जब फोड़ा निकला था तो 1.5 महीना की खाट गोड़ी थी और खुरपिया तक नहीं लाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ भटक गया। खपरेल में न जाने दिन में कई घंटे ऐंठती। पिछले चंद महीने से उनका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये फूलना खाली अज इल्लतन नहीं। जब कभी माँ पर ये बवाल छा जाता है, एक आध बहन या भाई रात रात भर रे रे करते हैं और उसके कूल्हे पर रोने को आन मौजूद होता है। मक्खियाँ बस दोपहर को सताती हैं, इस कान से उड़ाओ दूसरे पर आन मरे। वहाँ से उड़ी तो नाक में तनतनाए, वहाँ से नोचा तो आँख के कौवे में घुस जाती हैं। 2 घड़ी भी न हुई होगी कि दुपट्टा के छेद में से यलगार बोल दिया और ऊपर से माँ डकराई। मौत पड़े तेरे सोने पर, उठ सबराती को रोटी दे। गर्दन पर से मैल की बत्तियां छुड़ाती छींके की तरफ चली। बाहर पत्थर पर सबराती भैया लाल चार खाने का अंगोछा खींच रहे थे। छपाछप से मैली मैली बूंदें उछलकर उनकी अधमिची आंखों और उछले हुए बालों पर पड़ रही थी। वो रोटी रुख के पास ही घुटने पर ठोड़ी रख के गौर से उन्हें देखती रही। उनके सीने पर कितने बाल थे, घने पसीने में डूबे हुए। जी न घबराता होगा, वो सोचने लगी। कैसी खुजली पड़ती होगी। उनके कसे हुए डंडों और रानों की मछलियां हर छपाके के साथ उछलती थीं। सबराती भैया अंगोछा टट्टी पर फैलाकर रोटी के बड़े बड़े नेवाले साग की कमी का गीला करते हुए निकलने लगे। पाडी, उन्होंने सूखी रोटी के मुंह निवाले को गले में जकड़ते हुए कहा और जन्नों ने घबराकर उन्हें कटोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांझ के यहीं धर देना, हमें कुट्टी करने को पड़ी है। वो गरूर से अहकाम सादर करती उठी। हम कर देंगे कुट्टी, सबराती रोटी के किनारे खाते हुए बोला। तुम खेत जाओगे? वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे? वो गुरूर से एक अमीक ढकार लेकर बोला। ओह, नक रहने दो। वो चली गई। कहते हैं तुझसे कुट्टी नहीं होगी, वैसे ही कई चोट चपेट आ जाएगी, सबराती ने प्यार से डांटा। सबराती को क्या, उनके आने से पहले वो कुट्टी किया करती थी कि नहीं। ऐसी भी क्या चोट चपेट। छप्पड़ में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से 2-4 घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड़ा रहने की ताकीद करके खुद कुट्टी के गड्ढे को बचोर कर गड्डियाँ बनाने लगी। झेप
हटो, हम कुट्टी कर दें। सबराती ने फिर डकार लेकर चने के साग का मजा लेना शुरू किया। वो इतराकर गड़ासा संभाल कर बैठ गया, गोया उसने सुना ही नहीं। तुझसे एक दफ़ा कहो तो सुनती ही नहीं। ला इधर गड़ासा। वो गड़ासा छीनने लगे। नहीं, वो बनने लगी और कुट्टी शुरू कर दी। तो लियो अब। वो अपनी फुकनी जैसी मोटी मोटी अंगुलियां गड़ासे के नीचे बिछाकर बोले, लेओ अब करो कुट्टी, मार देओ। हटाओ कि हम सच्ची मार दें। वो गड़ासा तौल के बोली, जैसे सचमुच मार ही तो देती। मार तेरे कलेजा में बूता हो तो मार देख। और जो वो मार ही देती, कचर कचर सारी अंगुलियां पिस जाती। ये क्या बात थी? कोई ज़बरदस्ती थी उनकी? अब मारती क्यों नहीं? सबराती भैया ने आंखें झपकाई और उनका मूंछों वाला मोटा सा होंठ दूर तक फैल गया। गड़ासा छीन लिया गया और जन्नो खिसिया गई। न जाने उसके सख्त और खुदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीने पर पसीना में डूबे घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता और फुकनी जैसी उंगलियां कैसी फुर्तीली होती हैं। जन्नों का बस चलता तो वो उनके भूखे कुत्तों को अपनी बोटियां भी खिला देती। मगर कितना खाते थे उसके जरा जरा से बहन भाई। वो मोटी से मोटी रोटी ख्वाह कितनी ही जली और अधकचरी क्यों न हो, चुटकियों में हजम कर जाते। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी न थोपनी पड़े? रात भर माँ आटा पीसती और इस भद्दी औरत से ही हो ही क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी न किसी बच्चे को पेट में लिए कूल्हे पर लादे या दूध पिलाते गुजारती। माँ क्या थी, एक खजाना थी जो कम ही न हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियों में कुश्ती लड़ने और गलाजत फैलाने के लिए तैयार कर लिए थे, पर वैसे ही ढेर का ढेर कर रखी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जबकि रात के ठीक 12 बजे माँ ने भैंस की तरह डकारना शुरू किया। मोहल्ला की कुल मुअज्जिज बीबियाँ ठीकरे और हांडियों में बदबूदार चीज़ें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगी। मोटी दोहर को बछड़े की रस्सी की मदद से खपरेल के कोने में तान कर माँ लिटा दी गई। बच्चों ने मिनमिनाना शुरू किया और आने वाले से बड़ा बच्चा पछाड़े खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूंस दिया और खुद माँ को निहायत पेशदार गालियाँ देने लगा, जिसका महफूम जन्नो किसी तरह न समझ सकी। सबराती भैया 2-1 गालियाँ जुओं वगैरह को देकर भैंसों वाले छप्पर में जा पड़े, पर जन्नो माँ की चिघाड़े सुनती रही। उसका कलेजा हिल जाता था। मालूम होता था कोई माँ को काटे डाल रहा है। औरतें न जाने उस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थी। जन्नों को ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे माँ का सारा दुख वही उठा रही है, गोया वही चीख रही है और एक नामालूम दुख की थकन से वाकई वो रोने लगी। सुबह का वो एक सुर्ख गोश्त के लोथड़े को गूदड़ में रखा देखकर कतई फैसला न कर सकी कि इस मुसीबत और दुख का माकूल सिला है या नहीं जो माँ ने गुज़श्ता सब झेला था। पता नहीं माँ ने दूसरी गलाजत के साथ उसे चीलों को खाने के लिए कूड़े के ढेर पर रखने के बजाय उसे कलेजे से क्यों लगा रखा था। जाड़ों में भैंसों के गोबर की सड़ाद बची कुची सानी की बू के दरमियान फटे हुए गूदड़ में इस सिरे से उस सिरे तक जीव ही जीव लेट जाते। फटी हुई रोई के गट्ठल और पुरानी बोरियां जिस्म के करीब घसीटकर एक दूसरे में घुसना शुरू कर देते ताकि कुछ तो सर्दी दबे। इस बेसर ओ सामानी में भी क्या मजाल जो बच्चे निचले बैठे। रसूलन हुंगवा की टांग घसीटती और नत्थू मोती के कूल्हे में काट खाता और कुछ नहीं तो सबराती ही घसीट कर इतनी गुदगुदी करता कि सांस फूल जाती। वो तो जब माँ गालियाँ देती तब जरा सोते। रात को वो अफरा तफरी पड़ती कि किसी का सर तो किसी का पैर, किसी को अपने जिस्म का होश न रहता, पैर कहीं तो सर कहीं। बाज वक्त अपना जिस्म पहचानना दुश्वार हो जाता। रात को किसी की लात या घूसे से चोट खाकर या वैसे ही इतने जिस्मों की बदबू से उकताकर अगर कोई बच्चा चूं भी करता तो माँ डायन की तरह आंखें निकालकर चीखती और फरियादी बिशूर कर जाता। और जन्नो तो सबसे बड़ी थी, मगर जन्नो को खूब मालूम हो गया है कि सीने पर कितने ही बाल हों और बगल में से कैसी ही सड़ाद आए, जी बिल्कुल नहीं घबराता। मोरी का कपड़ा कीचड़ में क्या मज़े से लौटता है और उसमें बात ही ऐसी क्या थी। जब दोपहर को माँ बच्चे को जन्ने को देकर दाई से पेट मलवाने कोठड़ी में चली जाती या अपनी सहेलियों से कोई निहायत ही पोशीदा बात करती होती तो वो भैया को गोद में लिटाकर जाने क्या सोचा करती। वो उसका छोटा सामना चूमती मगर उसका जी मितलाने लगता। पिलपिला सड़े हुए दूध की बू।
वो सोचने लगती कि कब वो 6 फुट ऊंचा चौड़े बाजुओं वाला जवान बन चुकेगा और फिर वो उसकी छोटी छोटी मूँछों और फुकनी जैसी मोटी उंगलियों का तसव्वुर करती। उसे यकीन न आता कि कभी यही खमीरी गलगला लकड़ी का खंभा बन जाएगा। कुएं पर नहाते हुए नीम बरहना गुंडों को देखकर वो अपने अधमरे भाइयों पर तरस खाने लगती। काश यही बढ़ जाएं, इतना खाते हैं फिर कचरिया सा पेट फूल जाता है और वो भी सुबह को खाली। मुहर्रम पर सब राती भैया अपने घर चले गए। रात को बच्चे पहली ही धुतकार में सो जाते, पर जन्नो पड़ी पड़ी जगह करती। वो सरक सरक के किसी बच्चे से बेइख्तियार होकर लिपट जाती। सब राती भैया कब तक आएंगे अम्मा? उसने एक दिन पूछा माँ से। बैसाख में उसका ब्याह है, अब वो ससुराल ही रहेगा, माँ गेहूं फटकती हुई बोली। अरे, उसे किस कदर हैरत हुई। घसीटे चाचा के ब्याह में बस क्या बताया जाए, क्या मजा आया था। रात भर बस गाना और ढोल। सुर्ख टोल की दुपटिया वो किस शान से 8 दिन तक ओढ़े फिरी थी। जब ही तो सबराती भैया ने उसके क्या जोर से चुटकी भर ली थी। वो घंटों रोई थी। वो फिर सोचने लगी कि ब्याह में वो कौन सा कुर्ता पहनेगी। लाल ओढ़नी तो वैसे धरी थी, फिर ब्याह तो अभी दूर था, पर न जाने उसे क्या हो गया था। वैसे तो कुछ नहीं, बस जी था कि लौटा जाता था। अगर पिछवाड़े इमली का पेड़ न होता तो वो फिर भूखी ही मर जाती। कैसा जी भारी भारी रहता। माँ उसके झोंटे पकड़ पकड़ कर हिलाती, पर हर वक्त नींद थी कि सवार रहती। पानी भरते में उसे कई दफ़ा चक्कर आ गया और एक दफ़ा तो वो गिर ही पड़ी दहलीज पर। नाजो की कमर लचक जाती है। माँ ने दुहत्तड़ मारकर कहा और अपना सा पीला चेहरा देखकर तो वो खुद डर जाती। वो यकीनन मरने वाली हो रही थी। कुबड़ी बुढ़िया मरी थी तो कई दिन पहले धड़ाम से मोरी में गिरी और बस घिष्टा ही करती थी। अरे, ये तुझे क्या हो गया है रांड? माँ ने उसे पजमुर्दा देखकर पूछ ही लिया और वो उसे बेतरह बेतरह टटोलने लगी। जन्नों के बहुत गुदगुदी हुई। हरामजादी, ये किसका है? उसने उसकी चोटी उमेट कर कहा। क्या? जन्नों ने डर के पूछा। अरे, यही तेरे करतूत, बच्चा बनती जाती है, मुर्दार हरामखोर। उसने जन्नों को इतना मारा कि 2.5 सेर घी फेंकने पर भी न मारा होगा और खुद अपना सर कूट डाला। अरे मुर्देखोर, बता तो आखिर कुछ। वो थक कर जन्नों को फिर पीटने लगी और फिर उसने न जाने क्या क्या पूछ डाला। वहाँ था ही क्या। रात को उसने अपने बाप की गालियां और मार डालने की धमकी सुनकर जोर से घुटने पेट में अड़ा लिए और खाट पर औंधी हो गई। पर उसे बड़ी हैरत हुई कि वो साथ साथ सबराती भैया को क्यों गड़ासा से काटे डालने की धमकी दे रहे थे। बैसाख में तो उनका ब्याह होने वाला था, जिसमें वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर उसका गला भराया। तो ये था दोस्तों इस्मत चुगताई की लिखी एक छोटी सी कहानी जवानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।